चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको प्रेसिडेंट के विषय में पढ़ाया। हमारे पिछले लेक्चर में प्रियंका हमने प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई सभी शक्तियों को पढ़ा। हमने आपको लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल पावर्स भी पढ़ाई, डिप्लोमेटिक पावर्स भी पढ़ाई, हमने इमरजेंसी पावर्स को भी पढ़ा, हर तरह से हमने जो भी पावर्स बनती थी पढ़ा। हमने उसके तहत यही समझा कि जहाँ एक तरफ लोगों को रिप्रेजेंट करती हुई एक गवर्नमेंट, वहीं कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, नेशन को और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए एक प्रेसिडेंट नाम का इंस्टीट्यूशन भी है। आज की एस्पिरेशन को अगर गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि प्रेजेंट लोगों की सोच है, इसी तरह से वो एस्पिरेशन कंफर्म होनी चाहिए कंट्री के वैल्यू, कस्टम, कल्चर और मैनर के साथ भी। ये कन्फर्मिटी ऑलवेज रहनी चाहिए। आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, आप एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री को अब तक नर्चर करने वाली वैल्यूज़ के साथ वो कन्फर्मिटी में होनी चाहिए, दोनों में मेल होना चाहिए। तो जैसे आज की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वैसे ही कंट्री के लेवल पर जो वैल्यूज़ हैं, कंट्री के जो अपने सिद्धांत हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी है, उसे रिप्रेजेंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। आई बात समझ में? आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर में भी प्रेसिडेंट की कुछ वीटो पावर्स के बारे में बताया था। आज हम उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर एग्जिस्ट करती हैं। ओके, चलें स्टार्ट करें। शुरुआत में देखें तो प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर हैं जैस्मिन, और वो किस आर्टिकल के तहत मिलती होंगी? आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट को वीटो पावर का अधिकार मिलता है। क्या होता है वीटो पावर? देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पार्लियामेंट में अगर लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसी तरह से साथ में एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट के तौर पर प्रेसिडेंट भी हैं। ये बात तय है कि कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, अगर वो लोकसभा, राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट का असेंट ना प्राप्त कर ले। उसे प्रेसिडेंट की स्वीकृति लेनी ही होगी। जहाँ लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, पीपल को, वहीं राज्यसभा कंट्री के स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं प्रेसिडेंट स्टेट को, राज्य, भारतीय राज्य को, नेशन को, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि एक आप हैं, लोग, एक राज्य हैं, सारे अलग अलग, पंजाब, हरियाणा, ये, और एक भारतीय राज्य है, एक भारत देश है, एक भारत राष्ट्र है। तीनों से मिलकर के हमारी एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी बनी, दैट इज़ अ पार्लियामेंट। ऐसे में राष्ट्रपति की स्वीकृति यहाँ पर ज़रूरी होती है। अब जब स्वीकृति की बात यहाँ पर आती है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो ऑलवेज़ यही एग्जिस्ट करेगा कि प्रेसिडेंट मान लीजिए अपना असेंट दे देते हैं, प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है अपनी सहमति देने के लिए। प्रेसिडेंट के पास और भी ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के वाया ऐसा फील होता है कि प्रेसिडेंट ने जैसे रोका है, उस बिल को कानून बनने से एक लेवल पे रोका है। तो अगर हम लैटिन वर्ड की बात करें तो वीटो शब्द लैटिन से आता है, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को होने से रोकना, उस पर रोक लगाने की कोशिश करना। इसलिए लैटिन भाषा के मुताबिक ये वीटो शब्द कहलाता है। और वीटो एक तरह से शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, तो इसलिए इन्हें वीटो पावर कहा जाता है। एक तरह से ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां हैं, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसे हम वीटो पावर के तौर पर जानते हैं। कौन कौन सी वीटो पावर हैं, अब उन्हें समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो वीटो पावर है, इसे हम कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पहुंचा है तो प्रेसिडेंट उसे विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड करने का मतलब रोक सकते हैं, अपने पास रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम कौन सी कहते हैं? ये तो संपूर्ण शक्ति हुई, निरंकुश शक्ति हुई, एक तरह से एब्सोल्यूट पावर, तो इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, आपने रोक ही दिया, बिल आपके पास आया, लोकसभा से भी पास था प्रशांत, राज्यसभा से भी पास था बेटे, और प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया? रोक दिया, बिल कैंसिल कर दिया। अच्छा, दिमाग में कुछ सवाल आते होंगे यार कि ये क्या किया प्रेसिडेंट ने? असेंट विद होल्ड कर दिया, फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लोकसभा, जिसमें इतनी मेहनत करके आपने 545 एमपीज़ को वोट डाला, मेंबर पार्लियामेंट को, वो लोकसभा में जाके बैठे, उन्होंने चुनाव लड़े, उनका डिसीजन, फिर राज्यसभा के 245 एमपीज़ का डिसीजन, टोटल 790 एमपीज़ एक तरफ और एक तरफ अकेले राष्ट्रपति, और उन्होंने रोक दिया, कैंसिल कर दिया। ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा मनसीरत कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। चेंजेस के लिए फिर वापस से बिल भेजते हैं और फिर वो सस्पेंसिव वीटो है, तो रोक सकते हैं। रोक ही दिया प्रेसिडेंट ने, ऐसा कैसे कर दिया प्रेसिडेंट ने? किसी ने तो कोई दिमाग लगाया होगा, है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है जैस्मीन?
हो सकता है। तो क्या कारण रहे होंगे, समझना जरूरी है। इसकी जो अवधारणा रखी गई, यानी कि जो सोच रखी गई ऐसी पावर देने के पीछे प्रेसिडेंट को, वो सोच देखिए। एक तरफ जैस्मिन हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंटली लोगों की एस्पिरेशन को। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं वो एस्पिरेशन कन्फर्मिटी में होनी चाहिए कंट्री की वैल्यूज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के साथ, ठीक है। और ये कन्फर्मिटी में लाने की, उसे कन्फर्म करने की ताकत हमने राष्ट्रपति को दी है। तो फिर राष्ट्रपति की ताकत और मौजूदगी ही क्या हुई जो राष्ट्रपति को फिर हमने कोई शक्ति ही ना दी अपनी उस रोल को फुलफ़िल करने के लिए। आपको कुछ रोल्स मिलते हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी, कुछ पावर्स भी मिलती हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट इसे दो कंडीशन में करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी कोई कानून चल रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में नहीं आया, या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में नहीं आया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट इस बात का ख्याल रखेंगे। क्लियर हो गई कहानी? और दूसरा, प्रेसिडेंट इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी कोई कानून आया है वो देश हित में होना चाहिए। एक तो वो गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए, एक वो देश हित में होना चाहिए। इन बातों का ख्याल प्रेसिडेंट को रखना है। जब इन पे अगर प्रेसिडेंट को कोई संशय पैदा होता है, यानी कि सस्पिशन पैदा होता है, कोई डाउट पैदा होता है, प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए आधार। आधार किस आधार पे? अब इन प्रैक्टिकलिटी सिचुएशंस क्या होंगी जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ये करेंगे? सिचुएशन समझते हैं, बेस समझ लिया, सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन ये होंगी, अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है, ये शक्ति देनी तो बड़ी ज़रूरी थी। कैसे ज़रूरी थी? जरा आओ समझते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं। देना जरा डस्टर। डस्टर शब्द बड़ा दबंग है, चलिए समझिए। देखिए, आप सब ये जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है, जो मैंने डिज़ाइन की है, ये तो मेरी बिल्डिंग है। पार्लियामेंट जो है इसमें दो हाउसेज हैं, आपको पता है, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि लोअर हाउस के लिए वोट्स आप सब डालते हैं। सपोज कीजिए 545 मेंबर्स की लोकसभा है, आपने जिस पार्टी को मेजॉरिटी में लाके खड़ा किया है, यानी कि जिस पार्टी के पास इस हाउस की टोटल सीट्स की मेजॉरिटी है, 500 की मेजॉरिटी कितनी होगी? 251, ऊपर 45 और है, यानी कि 23 और लगा दो, तो कितनी हो गई? आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 272 73। जिसके पास 272 सीटें हैं वो सरकार बना लेगा, ये तो तय है आपके पास। लेकिन इसका मतलब वहाँ पर ऐसे और भी लोग बैठे हैं जो सरकार में नहीं है, या जिनकी पार्टी की सरकार नहीं है। 545 में से 272 माइनस कर दीजिए, तो बाकी के जो 270 271 बैठे हुए हैं वो तो नॉन गवर्नमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, वो तो सिंपल एमपीज़ है ना, उनकी तो कोई सरकार भी नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी वो एमपी हैं, वहाँ बैठते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि दो तरह से मेंबर्स यहाँ पर कोई भी बिल प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी मेंबर मिनिस्टर भी है, अगर कोई भी मेंबर मिनिस्टर भी है, यानी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, तो वो अगर कोई बिल प्रेजेंट कर रहा है तो उसे अपन गवर्नमेंट बिल कहते हैं, वो गवर्नमेंट बिल होता है। अगर मंत्री, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं, मान लीजिए कृषि मंत्री हैं, सपोज कीजिए, तो कृषि मंत्री होने के साथ साथ वो मेंबर पार्लियामेंट भी तो हैं, है ना। अब कृषि मंत्री भी हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, उनके पास एक कैबिनेट आता है, एक मंत्रालय आता है, वो कृषि। ऐसे में अगर वो कोई कानून लेकर, वो कोई बिल पेश कर रहे हैं, वो हो गया सरकारी बिल, इसे अपन कहते हैं गवर्नमेंट बिल। लेकिन मान लीजिए अगर 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, तो ऐसे तो फिर भगवंत मान आप साथ जानते हैं ना, आम आदमी पार्टी के येलो पगड़ी पहनते हैं, वो भगवंत मान भी हाउस के मेंबर हैं। हैरानी की बात नहीं, वो हैं, भगवंत मान भी हैं, भगवंत मान भी बिल ला सकते हैं, भगवंत मान को पूरा राइट है बिल लाने का। वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा, वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये नहीं होता जो प्राइवेट कंपनियां लेके आती हैं, या जो लोग बाहर प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं वो बिल के अंदर गए भागे भागे लोकसभा के जल्दी से, और स्लिप करके स्किड करके अंदर घुस गए किसी तरह से और जाके एक बिल फेंक दिया, वो प्राइवेट मेंबर बिल। ऐसा नहीं, उस लोकसभा के अंदर प्रशांत जो एमपीज़ मंत्री भी हैं, उन मंत्रियों के द्वारा यदि कोई बिल प्रेजेंट हुआ, वो होगा गवर्नमेंट बिल, वो सरकार की बिल है, सरकार की इच्छा, सरकार का बिल। इन मंत्रियों के अलावा कोई भी अगर बिल ले आए वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। मैंने खुद बीजेपी का ही कोई एमपी भी बिल ला सकता है, शर्त यह है कि वो मंत्री नहीं है, फिर भी वो बिल लेके आया तो ये भी प्राइवेट मेंबर बिल है।
आई बात समझ में? जैसे बीजेपी के ऐसे बहुत से एमपी हैं जो मंत्री नहीं हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन वो बिल लेकर के आ गए कोई ना कोई, और वो बिल लेकर के आए। ये बिल कोई ऐसे लव लेटर जैसा नहीं होता कि लेकर के आए, जेब से ऐसे निकाला, रुको, हेलो, होल्ड, ये कुछ लाया हूँ देखो क्या है, ऐसा नहीं होता। स्पीकर को कहना पड़ता है, मोशन प्रेजेंट होता है, वो एक्सेप्ट होता है, फिर बिल प्रेजेंट होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। वो आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा आपको। बिल सुन के कई बार लगता होगा ना, ऐसे निकाले हवा का जहाज बनाया और स्पीकर की तरफ फेंका, निशाने पे लगना जाके, और स्पीकर ने कहा ये क्या प्रेजेंट कर दिया, ये तो बिल है, मैंने अभी खोल के पढ़ा। ऐसा नहीं होता, सिस्टम होता है उसका। तो प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट नहीं कर सकता। कौन प्राइवेट मेंबर है? सारे ही एमपी जो मंत्री नहीं है। प्राइवेट कौन है बेटा? सारे एमपी जो मंत्री नहीं है। जितने भी एमपी मंत्री हैं, अगर वो मंत्री को बिल ला रहा है तो वो कौन सा बिल है? गवर्नमेंट बिल। ओके, अब मान लो प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, समझ लो प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, बिल पास हो गया, बिल बड़ा घातक, कोई ऐसा बिल जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध बिल है, बिल पास हो गया। आप अगला सवाल पूछेंगे, सर मेरे दिमाग में अभी एक बात आई, आप हमें पागल सा बना रहे हैं। मैं पूछूंगा कैसे पागल बनाया बताओ? आप कहेंगे सर लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी, इसकी वजह से उनकी सरकार बनी। अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है तो वो लोकसभा में पास कैसे हो गया अगर बीजेपी नहीं भी चाह रही? आए, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हो सकता है, भगवान ना करे, उस दिन बीजेपी के एमपी ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट नहीं है। जैसे बीजेपी तो सरकार इसलिए है ना क्योंकि 272 है उनके। मान लो किसी दिन कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन बीजेपी के गिनती के वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहुँचे हुए हैं 125 एमपी, लेकिन भगवान ना करे उस दिन सारे ऑपोजिशन वाले 270 एमपी सारे पहुँचे हुए हैं लोकसभा में, तो उस समय हाउस में जितने मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग है उसके मुताबिक तो बीजेपी अब माइनॉरिटी में है ना उस हाउस में, वो तो फिर तो लोकसभा में बिल पास हो सकता है ना। और राज्यसभा में तो ये पुख्ता है ही नहीं कि बीजेपी मेजॉरिटी में है कि नहीं, क्योंकि सरकार उसकी बनती है जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी, राज्यसभा में वैसे ही बिल पास हो गया। अब क्या करे देश की सरकार? भुगते उस बिल को, नहीं चाहती वो बिल। एंटी सीएए बिल आ गया, एंटी सीएए, एंटी सिटीजनशिप, मतलब ताक में लगे हुए। ऐसा करो कि बीजेपी के सारे एमपीओं को आज संसद पहुंचने से रोको, उनके गेट पे रोको, सबको रोको आज गेट पे। आज अपन को एंटी सीएए प्रेजेंट करना है। सारे एमपी किसी ना किसी वजह से रोक दिए गए, बेवजह रुक गए। उस दिन ऑपोजिशन वाले सारे एमपी लोकसभा पहुंचे हुए हैं, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पास कर दिया। और प्रेसिडेंट, अगर आप कहें कि बाउंड ही होता है असेंट देने के लिए, तो प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, वो कानून बन गया। ये तो बड़ा अच्छा देश बनाया आपने। सरकार आपने कोई चुनी, कानून कोई बना रहा है, और उस कानून को एडमिनिस्टर एंड एग्जीक्यूट सरकार कर रही है। कैसा होगा? ये तो अंग्रेजों का जमाना हो गया। जनता आप, नियम आपको पालन करने, कानून अंग्रेज बना रहे हैं। समझ आ रही बात? तो वहाँ पे फिर एक लास्ट पावर दी हुई है प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट को क्या कहेंगे? ये वैसे बाय नेचुरल होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब मैं कोई बहुत घातक फैक्ट बताने लगा हूँ? हैं, पता नहीं व्हाट इज दिस नॉट करेक्ट। तो ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट को क्या कहेंगे? बिल पास होके आपके पास आ गया, टेबल हो गया आपके पास, कहेंगे हाँ होल्ड इट, विद होल्ड इट। तो प्रेसिडेंट क्या कहेंगे? इट्स सिंपल, आई एम विद होल्डिंग इट। प्राइवेट मेंबर वहीं बैठेगा, कहेगा बिल कैंसिल हो गया। कोई पूछेगा क्यों? प्रेसिडेंट ने अपनी एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर ली यार। शिट, आई बात समझ में? क्योंकि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुननी है। समझिए कितना बड़ा गेम हुआ। ओके, सही हुआ कि गलत हुआ? होना चाहिए था कि नहीं? वरना तो अब ये गले की फांसी बनी रहेगी कि सारे एमपी पहुंचो, कहीं प्राइवेट मेंबर कुछ कर ना लें। सोचो, खबरें सुन रहे हो, एमपी कहें हम लोग बड़े डर में रहते हैं भाई, रूलिंग पार्टी वाले कहें क्यों? प्राइवेट मेंबर आ जाते हैं, कोई भी बिल ले आते हैं, और हम लोग अब रोज़ यही बैठना पड़ता है। वैसे आना तो इन्हें रोज़ ही चाहिए, हाजिरी तो लगनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी तरह से कोई वोटिंग, कोई संख्या बल कुछ उधर को निकल जाता है, बिल पास हो जाता है। उसके बाद अपन ने एक रियलिटी चेक दिया हुआ है। ओके, ऐसे कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को अपन हार्म नहीं करने दे सकते। कोई भी ऐसा बिल पास हो जाए अजीब सा, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ, रेलवे से जुड़ा हुआ, जो कि स्ट्रेटेजिक बिल हो, फिर क्या करोगे आप? सरकार क्या कहेगी कि मान लो अटल टनल बना ली है, बड़ी स्ट्रेटेजिक है, बिल पास हो गया, अटल टनल जितने में उतने में ही रोक दो, प्राइवेट मेंबर ने पास कर दिया।
ये तो बड़ी स्ट्रेटेजिक थी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी थी आपको मनाली को लाहौल स्पीति से। तब वो सरकार, देश की सरकार ऐसे बैठी है आपके सामने, आप पूछ रहे हैं क्या हुआ सरकार, मुंह से तो हाथ हटाओ। कहते मुंह से हाथ हटा कैसे हटाएं, अटल टनल नहीं पूरी हो रही। कहते क्यों, बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कहते बिल क्या पास हुआ है, बिल ये पास हुआ है कि अब आप अटल टनल नहीं बनेगी। तो आप उन्हें कहेंगे अब आप एक और बिल पास कर लो कि अटल टनल बनेगी, तो राज्यसभा वाले होने नहीं दे रहे, कहेंगे किसी तरह से मैनेज करिए इसको, पास कर लीजिए। समय बहुत लग रहा है, नुकसान तो हुआ ना, समझे ना बात। सिंपल सा तरीका क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहेंगे प्रेसिडेंट को, बिल आ गया आपके पास, हाँ विद होल्ड इट, होल्ड करो इसको। ओके, ऐसे नहीं बोलते, अच्छे से बोलते हैं कि सर इट इज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ होल्ड द बिल, ओके, टेबल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरह की बातें होती है, बड़ी बड़ी बहुत अच्छे पत्र व्यवहार होते हैं यार। ऐसे नहीं होता फ़ोन लगा, हेलो, ऐसे मतलब मोदी जी, हेलो राष्ट्रपति जी बिल को रोकिए, ऐसे नहीं होता। पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता। प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ने बिल रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया, बिल रोक दिया, क्यों, और मुझे मोदी जी का फ़ोन आया था। अब क्या टेप रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे क्या, कोर्ट विल आस्क गिव मी द बेसिस, गिव मी द रीजनिंग, तो डेटेड दिस, लेटर नंबर दिस, चालान नंबर दिस, स्टैंप बाय दिस, स्टैंप नंबर दिस, दिस इज़ द लेटर, ये आया है जी, पीएमओ से निकल के ये दफ्तर, ये लेटर हमें आया था। पूरा उसका सिलसिला होता है, L1 डेट ये, क्यू नंबर ये, चलान ये, मोहर नंबर ये, फिर जाके चिट्ठा पहुंचता है उनके पास, और उधर से भी वो वैसे ही चिट्ठा इशू करते हैं। ओके, बड़ी फॉर्मेलिटी, इसके लिए भी जॉब्स निकलती हैं बड़ी तगड़ी तगड़ी। हाँ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की नौकरियाँ होती हैं, वो अच्छा सिलेबस, यही वाला सिलेबस यूज़ होता है सारा। ओके, क्लियर हुई बात। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एब्सोल्यूट वीटो? हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है कि नहीं है? उसकी कोई यूटिलिटी है कि नहीं है? पहली प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियर। और दूसरी प्रैक्टिकल ग्राउंड सुनो, गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन। अब देखो कई चलाकियां ये लोग पहले बड़े करते थे, बहुत चलाकियां। सारे एमपीज को वादा किया है कि आपकी सैलरियां दुगनी करेंगे, दुगनी भाइयों बहनों। अब वो लगे हुए हैं इनके लिए कैंपेन करने की, ये प्रधानमंत्री आएंगे हमारी सैलरियाँ दुगनी करेंगे, पूरा जोर लगाओ, इनको जिताओ, सब हो गया। अब पता तो है कि बजट में पैसा तो होता नहीं, रेवेन्यू तो होता नहीं, दुगनी कहाँ से करते, देश की सरकार भी पूछेगी। लटका रहे हैं लटका रहे हैं लटका रहे हैं लटका रहे हैं। लोकसभा के डिसॉल्व होने का जस्ट एक दिन पहले, मतलब लोकसभा का 5 साल पूरे होने वाले हैं, फटाफट पास कर दिया लोकसभा में बिल, सैलरी अलाउंसेस एमोल्यूमेंट्स ऑफ एमपी डबल कर दो, फटाफट बिल पास पूस करके कि जल्दी से एमपी भी सेटिस्फाई हो जाए, मैनिफेस्टो का वादा पूरा कर दिया। फटाफट राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा से भी फटाफट पास पूस हो गया राष्ट्रपति के पास। तो ऐसे में अब नई लोकसभा फॉर्म हो गए, नई गवर्नमेंट जब आएगी तो वो नई गवर्नमेंट आकर के राष्ट्रपति को कहेगी पिछली सरकार का पास किया हुआ एक बिल है ना आपके पास, कहेंगे हाँ कैंसिल करो। तो होनी चाहिए प्रेसिडेंट के पास ये ताकत या नहीं? मान लीजिए कि पिछली ऐसा कब कब हुआ है, अब वो सिचुएशन हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहली सिचुएशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, ये क्या था? 1954 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, पेप्सू प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। उस समय में ये बिल प्रेजेंट हो, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन जिस समय में जाकर के ये प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट हुआ असेंट प्राप्त करने के लिए, उस समय में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल हट गया था। उस समय में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल हट गया था, और जिस समय प्रेसिडेंट रूल था तब एप्रोप्रिएशन का नियम, तब एप्रोप्रिएशन के रूल्स बनाए गए थे कि पेप्सू के रिसोर्सेज, पेप्सू टेरिटरी कैसे अप्रोप्रिएट करनी है, किस किस को। तो उस समय में तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उस समय में लोकसभा राज्यसभा में आपने कानून पास किया, लेकिन आज वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं है, आज वहाँ पे वहाँ की सरकार है, उसका कंसर्न जानना, उससे कंसल्ट करना जरूरी है। इसलिए फिर जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो उतने में ये परिवर्तन आ गया कि पंजाब में यानी कि पेप्सू रीजन में हट गया प्रेसिडेंट रूल। तो फिर प्रेसिडेंट को ये कहा कि आप इस बिल को विद होल्ड कर दीजिए। अभी पंजाब में डायनेमिक्स बदल गए, आई बात समझ में? लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही होते देखा हमने। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति शासन एक राज्य में लगा हुआ है, और राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपने अंदर रखते हुए खुद ही प्रपोज कर रहे हैं कि आप क्या है कि 370 खत्म कर दीजिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और सरकार ने वो कर दिया और प्रेसिडेंट ने उसको स्वीकृति दे दी। ओके, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने उसे फिर विद होल्ड कर दिया था। दूसरा बिल 1997, प्रेसिडेंट आर वेंकटबरमन, लोकसभा का आखिरी दिन है, डिसॉल्व होने वाली है, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ मेंबर पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट कर दिया गया।
उसके बाद वो तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उसके बाद ये बिल प्रेजेंट करने का बिल वहाँ पर पास भी हो गया। आगे जो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया तो जो नई सरकार बन करके आई उन्होंने उनको कहा कि इस बिल को विद होल्ड कर दीजिए, इसकी नीड नहीं है कोई अपन को। तो पहला प्राइवेट मेंबर वाला बिल था, दूसरा गवर्नमेंट बिल था। अब आपसे कोई क्वेश्चन गच्चा दे सकता है ना आपको कि क्या प्रेसिडेंट प्राइवेट मेंबर बिल को ही सिर्फ विद होल्ड कर सकता है, आप कहेंगे यस। क्या प्रेसिडेंट गवर्नर बिल को, गवर्नमेंट बिल को भी विद होल्ड कर सकता है? ऑब्वियसली यस। बेस भी समझा दिया और सिचुएशन भी समझा दी, सिचुएशन क्लियर हो गई। तो कई बार पिछली बार सरकार के कई ऐसे कानून होते हैं जो पास हो चुके होते हैं और फिर वो पहुंचे होते हैं प्रेसिडेंट के पास सहमति के लिए, इतने में नई सरकार बन जाती है, नई सरकार उस कानून को नहीं चाहती है तो वो प्रेसिडेंट को कह देते हैं कि आप अपना असेंट विद होल्ड कर लीजिए। यहाँ पे जादुई ताकत दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राष्ट्रपति को। आपको पता है राष्ट्रपति के पास जब बिल जाता है, आप कहते हैं कि राष्ट्रपति को शक्तियाँ ही क्या दी गई हैं? राष्ट्रपति को एक से एक जबरदस्त शक्तियाँ दी गई हैं, जिन शक्तियों से आज जिंदगी में एक बात याद रखना, आपकी पावर्स कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? पावर्स आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत लेस होनी चाहिए, बहुत फियर्स होनी चाहिए या बहुत मीगर होनी चाहिए? ऑल क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। पावर्स आपके रोल को जस्टिफाई करती होनी चाहिए। ओनली दैट पावर इज रेलेवेंट विच पावर इज जस्टिफाइंग योर रोल। वो ज़्यादा कम नहीं होती कभी पावर, कभी फियर्स या मीगर नहीं होती हैं, फियर्स या मॉडरेट नहीं, पावर जस्टिफाई करती है बस आपके रोल को। जितना आपका रोल उतनी आपकी पावर। ऐसे में प्रेसिडेंट का रोल क्या है? नेशन को रिप्रेजेंट करना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडेरिटी का सिंबल बन के आना। तो पावर उनको उतनी ही देंगे ना यार। रोल कुछ दे दिया, पावर कोई दे दी। ये तो वही हो गया, महादेव ने वरदान दे दिया बाणासुर को सहस्त्र भुजाओं का, एक भुजा में 100 हाथियों का बल। वो तो बौखला गया, पागलाल हो गया। वो तो जितना रोल उतनी पावर, यही गेम है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब आप ऐसे शब्द यूज़ करते ना, यार प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट से ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा है कम नहीं होता है, ऐसा नहीं। अम्बेडकर चाय पी रहे थे और कह रहे थे बात जच गई प्राइम मिनिस्टर की, नेहरू जी की बात जच गई, पावर ज़्यादा कर दो। राजेंद्र बाबू की बात नहीं जची, पावर कम कर दो। ऐसा नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वो देश के पहले प्रधानमंत्री, ये देश के पहले राष्ट्रपति। जिसका रोल जो है उसकी वो पावर है, कहानी खत्म। आई बात समझ में? जीवन इसी से संतुलित होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एथिक्स वाले पेपर में आते हैं कि पावर ज़्यादा हो या कम, पावर फियर्स हो या मॉडरेट। आंसर करिए, पावर मस्ट बी रेलेवेंट, रोल को जस्टिफाई करे, सिंपल। तो रोल को जस्टिफाई करते हुए पावर ये है कि बिल जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह 10 डेज के अंदर उस पर डिसीजन लेने के लिए बाउंड नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक डिसीजन इन 10 डेज। या तो रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो या वापस भेजो। हमारे प्रेसिडेंट को यह बोला गया है कि डिसीजन लेने के मामले में आप पे कोई समय नहीं है, इनफाइनाइट लेके बैठे रहो उसको। तो अब प्रेसिडेंट को यह दिखा कि यार इस सरकार के रह गए थे सिर्फ 15 दिन और सरकार ने आनन फानन में ये बिल पास करा लिया, लोकसभा में, राज्यसभा में भी। और ये बिल उस लेवल पर देश के हितों को रिप्रेजेंट नहीं करता, वरना फिर लास्ट के 10 दिनों में क्यों किया? देश हित में था तो पहले क्यों नहीं? पहले एजेंडे पे ये होना चाहिए था, पहले दिन पे ये होना चाहिए था। ऐसे में हो सकता है कि जो नई सरकार आए, जो हो सकता है ये सरकार इस बार चुनाव में बदलने वाली, मतलब देश की एस्पिरेशन शिफ्ट हो रही है, तो जो नई एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती हुई सरकार आएगी, हो सकता है वो इस बिल के साथ कंटिन्यू न करना चाहे। तो ऐसे में अम्बेडकर ने उन्हें कितनी भयंकर शक्ति दी है कि वो ना इसे असेंट दें, ना इसे रिजेक्ट करें, ना इसे वापस भेजें, जो पकड़ के बैठे रहें, पॉकेट वीटो। आई बात समझ में? मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये भी नहीं कह सकते अरे वापस ही भेज दीजिए, वापस ही भेज दिए, हम ठीक करके भेजते हैं। प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है, ओके, आई विल टेक द कॉल। घबरा क्यों रहे हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम दिया है मुझे जवाब देने का? फिर कहेंगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई टाइम नहीं दिया है, तो कहेंगे फिर ठंडे हो रहे, ठंड रख। पंजाबी में ये डायलॉग जो है, हमें थोड़ा ना ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग है। माजे के जितने डायलॉग है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठंड रख, दैट इज पॉकेट वीटो। ना आप उसे ना करते ना हाँ, जब कोई जिद कर रहा होता है ये करोगे तो आप ये कहते ठंड रख, मतलब पॉकेट वीटो, मतलब नो असेंट, नो रिजेक्ट, नो सस्पेंशन, बस ठंड रख। ओके, तो यही है।
अब जो हिंदी भाषी बच्चे वो कहेंगे ये क्या है, तो इसका मतलब ठंड रखो, बस आराम रखो, इत्मीनान रखो। ओके, क्लियर? तो ये होना चाहिए कि नहीं? राष्ट्रपति के रोल को जस्टिफाई करती हुई राष्ट्रपति को ये ताकत कितनी जबरदस्त दी है, किसी और के पास ये ताकत है? अब ये तो राष्ट्रपति को ही देखना है ना कि भाई कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, कितना नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति तो ऐसे हर बिल पे ही वीटो लगा, मतलब हर बिल को ही कोई ना असेंट दे रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना कोई कर रहे हैं। तो फिर मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि राष्ट्रपति को भी तो कहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के केस में निकाल देंगे। फिर राष्ट्रपति अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो राष्ट्रपति से ये जरूर पूछा जा सकता है भाई किस बेस पे आप कोई कॉल नहीं ले रहे हैं, भाई बेस तो होगा कोई। तो राष्ट्रपति विल फर्निश द रिस्पॉन्स, द बेस, then you can initiate the procedures against the राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति is ultimately halting the process of the country। राष्ट्रपति देश को रोक रहे हैं, विकास नहीं करने दे रहे हैं। इमीडिएटली फूड सिक्योरिटी देना था, राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो यूज कर रखा है, इट इज नॉट गुड। देन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन वाला वर्ड डाल दिया उन्होंने, उसको क्लियर भी नहीं किया कि समय समय पर राष्ट्रपति तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किसी भी ग्राउंड पे कर सकते हैं। अब उसी समय में इस फेज को क्लियर कर लेते तो हो सकता है 2025 में सरकार एक नियम निकाले कि रेलवे की सारी टिकट्स अब सिर्फ ऑनलाइन होंगी। जैसे अब यूपीएससी का फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन होता है, पहले फिजिकल भी होता था, अब क्या होता है ऑनलाइन। अब उस समय में 1950 में तो अंबेडकर जी को कोई ऑनलाइन वर्ड भी नहीं पता था। उस समय में उनके सामने कोई आता कि अंबेडकर जी ऑनलाइन का फॉर्मेट आपने लिख दिया, कहता ऑनलाइन क्या भाई, क्या ऑनलाइन? क्योंकि ना नेट सुना था, ना इंटरनेट सुना था, ना मोबाइल सुना था, तो ऑनलाइन कहाँ से सुन लेंगे? ये तो अब आप नए शब्द उत्पन्न हुए ऑनलाइन। ऑनलाइन ये तो 5500 साल की सभ्यता के इस इतिहास में पहला शब्द जन्मा है, पहली बार। पहले तो ये कहते थे बेटा तेरे को लाइन पे लेके आएंगे, लाइन मारने वाले लोग, ऐसी बातें, वो बहुत लाइन मार रहा है, लेकिन ऑनलाइन तो पहले सुना नहीं था। लेकिन अब नया हो गया ना, अब नया हो गया ना कि सारे फॉर्म अब ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। फॉर्म मने फॉर्म्स, मने फॉर्म्स, ओके तो सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऐसा नया हुआ ना। अब ऐसा नहीं अगर कर रहे राष्ट्रपति, ऐसा नहीं अगर कर रहे राष्ट्रपति, जिद पे अड़े हुए हैं, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? अब वो फ्रेज को तभी एक्सप्लेन कर देते तो राष्ट्रपति आज की डेट में कहते उस फ्रेज की एक्सप्लेनेशन में तो मैं फॉलो ही नहीं कर रहा, तुम मेरा इम्पीचमेंट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उसको बस लिख के छोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मतलब उस दौर में जो देश की ज़रूरतें हैं, जो कि देश की मूल्य सिद्धांतों के साथ कंफर्म करती हुई ज़रूरतें, उनको नहीं मानोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, बस समझ लो। ओके बड़े दिमागी आदमी थे यार, पहले फ्रेज को मेंशन करने लगे होंगे, फिर किसी ने हाथ पकड़ के रोका होगा, क्या कर रहे हैं सर, इसको मेंशन कर देंगे, राष्ट्रपति को इम्यूनिटी दे रहे हैं आप, क्योंकि फिर वो इसी दायरे में आ जाएगा ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक वर्ड पे डिबेट होती है, एक एक वर्ड पे डिबेट होती है, और इतनी भयंकर डिबेट होती है, जस्टिशिएबल है कि नॉन जस्टिशिएबल है नाम के वर्ड पे इतनी डिबेट है। बेसिक फीचर नाम का एक शब्द है जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल दिया गया है, जिसके नाम पे सरकारें फेल हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटे से छोटा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट किसी चीज़ को लेके एम्पावर्ड है और किसी चीज़ को लेके ऑथोराइज्ड है, दोनों में अंतर है। आप एम्पावर्ड हैं कि ऑथोराइज्ड है, दोनों में फ़र्क है। ये एक एक बात पे जिरहा होती है। ओके ये इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस का कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ एडवाइस नहीं करते, एड भी करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ एड नहीं करते, एडवाइस भी करते हैं। क्यों? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ एड करते और एडवाइस वर्ड ना यूज़ होता, इसका मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक बोगस इंस्टीट्यूट है। प्रेसिडेंट इज सब्सिडरी और सब्सटीट्यूट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर एडवाइस वर्ड रखते और एड वर्ड नहीं रखते, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री। वो एडवाइस माने या ना माने। तो पहला तो प्रेसिडेंट को एड करना है, बट वो एड का मतलब ये नहीं है कि कमांड करना है, प्रेसिडेंट चलो ये करो, नहीं, एडवाइस करना। एडवाइस, एड मस्ट बी एडवाइजरी इन कैरेक्टर, but that advice is not recommendatory in character, it is aid, it is your support given to the president, and president will work according to your support given. ये चीज, aid and advice, both terms are very foundation of this constitution of the country. okay दोनों में से एक भी शब्द हिला दो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ओके तो ये वर्ड वहां पर रखा गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शब्द जो है ना, पहले मैंने शुरुआती चैप्टर में फ्लो समझाया था ना, पहले पार्ट 1 क्यों, फिर पार्ट 2 क्यों, फिर पार्ट 3 क्यों, फिर मैंने क्या समझाया था, फंडामेंटल राइट में पहले यही वाला आर्टिकल क्यों, फिर
फिर मैंने आपको समझाया था आर्टिकल के अंदर पहले यही वर्ड क्यों, फिर ये कैसे मैंने एक